चलिए स्टार्ट करें। आज टेस्ट है, पता है। आज आज कुछ लोग फंस गए। है इलेक्ट्रोस्टैट प्लस कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, मैं अब सुधर भी गया हूँ, उसी डेट को ले रहा हूँ टेस्ट पेपर जिस दिन कहता हूँ। है कि नहीं? तो चलिए, आज की क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक। तो लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया था, और रेजिस्टेंस के बारे में हमने सारी चीजें क्लियर कर ली थी, ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है। आज हम वही चीज देखेंगे। हेडिंग डालिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो चलिए, इसका पहला टर्म जो हमें इस टॉपिक को समझने में जो हमें दिखेगा, ठीक है, और उस टर्म के बारे में समझ लेते हैं। अल्फा। क्या चीज दिखेगा? अल्फा। ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर आप कह सकते हो क्या चीज? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका फार्मूला डिराइव मतलब ऐसे ही कर लेंगे थ्योरेटिकली। समझ आ रही ना बात? मतलब हम क्या देखने जा रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से मटेरियल, कोई मटेरियल है, आ, उसको क्या बोल सकते हो आप? रेजिस्टर। ठीक है। तो कोई मटेरियल है, तो उसके रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या सारी चीजें। ठीक है। तो सबसे पहले उसका फार्मूला हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो अल्फा को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब देखिएगा ये क्या होता है। अगर आपके पास 1 ओम का रेजिस्टर हो, कितने ओम का हो? 1 ओम का। ये 1 ओम का कोई रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम ना। और इसका टेम्परेचर आप कितना बढ़ाइए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बढ़ाइए? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाइए या 1 केल्विन बढ़ाइए, दोनों बात क्या है? सेम। अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो इसके, या चेंज करते हैं, बढ़ाना कहने से बेहतर होगा क्या कहना? चेंज करना। अगर किसी 1 ओम रेजिस्टर का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, उसी रेजिस्टेंस के चेंज को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। नहीं समझ आई बात? कितना रेजिस्टर हो? 1 ओम का। कितने का हो? 1 ओम का। 1 ओम का रेजिस्टर हो, उसका कितना डिग्री टेम्परेचर चेंज करिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन। इतना टेम्परेचर चेंज करने के बाद रेजिस्टर में जो चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा, जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, उसमें जो चेंज दिखेगा, उसी चेंज को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ आ रही ना बात? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अल्फा, ध्यान से देखना।
एक बार आप अपनी तरफ से मेरे साथ दोहराइएगा। 1 ओम रेजिस्टर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। तो अगर 1 ओम का रेजिस्टर है, 1 डिग्री चेंज कराने पे रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है? अल्फा। तो अगर 10 ओम का होगा तब कितना चेंज आएगा? 10 अल्फा। अगर 20 ओम का होगा तो कितना आएगा? 20 अल्फा। तो यहां पे आप कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? आर से। कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? आर से। तो ये आर और अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा पढ़ के बताइएगा। ये आर अल्फा क्या है? अबे यार थोड़ा सा कंसंट्रेट करके एक बार सुन लो, बस आंसर आ जाएगा, अदरवाइज फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है? 1 ओम रजिस्टर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने पे जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा। तो 1 ओम रजिस्टर का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में रेजिस्टेंस में चेंज कितने का आता है? अल्फा का। तो अगर 10 ओम का रजिस्टर होगा, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस में कितना आएगा चेंज? 10 अल्फा। तो 10 की जगह पे अगर आर ओम का रजिस्टर होगा तो आर अल्फा। तो ये क्या लिखा हुआ है? आर अल्फा। आर अल्फा जानते हैं क्या है? आर ओम के रजिस्टर का, कितने ओम के? आर ओम के रजिस्टर का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं? आर अल्फा। उसे क्या बोलते हैं? आर अल्फा। तो एक चीज आप दोहराइएगा, आर ओम के रजिस्टर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने पे जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है आर अल्फा कहलाता है। तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करोगे तब रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा? 10 अल्फा आर होगा, है कि नहीं? तो 10 की जगह पे अगर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करते हो तो डेल्टा टी अल्फा आर, ये हो जाएगा। और ये क्या चीज है? रेजिस्टेंस में चेंज। अरे यार इतना सुस्त क्यों हो? एक बार मेरे साथ दोहराइए ना यार, खाली इतनी सी बात है। एक पेन 2 रुपए की है तो 5 कितने की मिलेगी? अब देखो फटाफट, रुपए की बात आते ही तुरंत समझ आता है, इसमें नहीं समझ आ रहा। मैं कह रहा हूं पहले मेरे पास कितने ओम का रजिस्टर है? 1 ओम का। 1 ओम रजिस्टर का कितना चेंज कराइए टेम्परेचर? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चेंज कराइए? 1 डिग्री। तो जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा कहलाएगा। तो 1 ओम के रजिस्टर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज कराने पे रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है? अल्फा। तो अगर आर ओम का रजिस्टर होगा तो उसका कितना चेंज आएगा रेजिस्टेंस में? आर अल्फा ना। तो अब डेफिनेशन क्या हो गई? ये आर अल्फा क्या कहलाएगा? आर ओम के रजिस्टर का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने पे रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं? आर अल्फा। तो एक बात बताओ, आर ओम के रजिस्टर का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने पे आर अल्फा आता है, तो 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने पे कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा? 10 आर अल्फा। तो 10 की जगह पे अगर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कराए तब कितना आएगा? डेल्टा टी आर अल्फा। तो ये क्या चीज है? रेजिस्टेंस में चेंज। बस फार्मूला बन गया है। समझ आ रही ना बात? तो रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है, रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है वो कितने के बराबर है? आर आई अल्फा डेल्टा टी। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताओ, जिस कंडक्टर के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? थोड़ा सा बताइएगा। रेजिस्टेंस कितने के बराबर होता है? रो। और कितने के बराबर होता है? एल डिवाइड बाई एरिया। अच्छा, जब टेम्परेचर आप चेंज कराओगे किसी कंडक्टर का, तो टेम्परेचर चेंज कराने से लेंथ में भी चेंज आ सकता है, एरिया में भी चेंज आ सकता है ना। लेकिन हम ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ये जो लेंथ और एरिया में चेंज है ये लगभग कैसा है? नेग्लिजिबल है। लगभग कैसा है? टेम्परेचर चेंज कराने से लेंथ और एरिया में जो इसके रेशियो में चेंज आएगा वो लगभग कैसा है? नेग्लिजिबल है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? रो के। तो मतलब जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वही फार्मूला किसके लिए लिखा जा सकता है? रेजिस्टिविटी के लिए। रो फाइनल, रो इनिशियल इज इक्वल टू रो इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। बस ये फार्मूला दोनों आप लिख लीजिए। अब इसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम देखेंगे। ठीक है? क्लियर रहेगा ना? ठीक है।
एक चीज और यहां पे मैं देख लेते हैं, अल्फा की यूनिट क्या होगी? अल्फा की यूनिट है, अल्फा की यूनिट निकाल सकते हो? देखो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस डिफरेंस की भी यूनिट क्या होगी? ओम। और इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। तो इधर डिवाइड में आएगा ना, ओम ओम क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचेगा अल्फा और क्या बचेगा? डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की क्या होती है एसआई यूनिट? केल्विन। तो केल्विन इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन -1 या डिग्री सेंटीग्रेड -1। समझ आ रही ना बात? अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिखना है अल्फा की, है? अल्फा की डेफिनेशन लिखा दूं एक लाइन, ठीक है, ताकि आपको याद रहे अल्फा है क्या। ठीक है, लिख लीजिए अल्फा के बारे में। चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस of a resistor, change in resistance of a resistor, of a resistor of 1 ohm, change in resistance of a resistor of 1 ohm, change in resistance of a resistor of 1 ohm by 1 degree centigrade, by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे। अगर आपका 1 ओम का रेजिस्टर है, उसका टेम्परेचर कितना चेंज करा दीजिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। अगर चेंज कराते हो तो उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा कहलाएगा। क्लियर रहेगा ना? चलिए, आपको एक बात मैं बता दूं थोड़ा सा, यहां से इस बात को अगर ऐसे भी फील करना चाहो, वैसे मैं बहुत ज्यादा अब कर रहा हूं लेकिन फिर भी आपकी क्लियरिटी के लिए मैं कर दे रहा हूं। अल्फा अगर देखोगे क्या डिफाइन कियो आप, अल्फा क्या होता है? 1 ओम रजिस्टर का कितना, 1 ओम रजिस्टर का कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करना है, बढ़ाना नहीं, चेंज करना है। तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है, किसमें चेंज आता है? रेजिस्टेंस में, वो क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। तो अगर पर ओम पता है और पर डिग्री सेंटीग्रेड जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है वो क्या कहलाता है? अल्फा। तो अगर 1 ओम के लिए पता है तो 10 ओम के लिए करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से। तो देखिए रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई है। और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है वो पता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर चेंज पता करना होगा तो क्या करना होगा? उतने से मल्टीप्लाई। तो देखिए आर और डी टी से क्या है? मल्टीप्लाई। क्लियर रहेगा ना? चलिए, अब इससे ज्यादा बहुत हो गया इतना। अब इसके बाद हेडिंग डालिए कंडक्टर। पहला टॉपिक कंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर की खासियत क्या होगी वो सुनिएगा, ठीक है? कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास मटेरियल कई तरह का हो सकता है, समझ आए? अगर आपके पास मटेरियल कंडक्टर है तब उसकी प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर की वजह से किस तरह का चेंजेस आएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें सीखनी है हमें। तो सबसे पहली चीज, एक चीज आपने पढ़ा है कंडक्टिविटी। क्या पढ़ा है? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी कितने के बराबर होती है? एन ई स्क्वायर टी डिवाइड बाई एम के बराबर होती है, ये होता है। अब देखिए, ये मैं पढ़ा चुका हूं ओम्स लॉ में। एन क्या है? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टी क्या है? कोलिजन टाइम। क्या है? कौन सा टाइम? कोलिजन। अब आप थोड़ा सा मुझे बताइए, मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिए? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सबसे पहले टी पे जाइए आप। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जल्दी जल्दी चलने लगेगा ना। अगर जल्दी जल्दी चलने लगेगा तो कोलिजन टाइम घट जाएगा, जल्दी टकराएगा ना। तो अगर जल्दी टकराएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम।
अगर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। और अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L डिवाइड बाई एरिया। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो ये चार चीजें आपसे पूछी जा सकती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर के अंदर क्या क्या खासियत होगी। अच्छा एक टर्म और है, एक चीज मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल का हो सब पे चार्ज क्या होता है, सेम। और इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल का हो उसका मास भी क्या होगा, सेम। तो E और M जो है मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। N एक चीज है जो मटेरियल वाइज चेंज हो सकता है। N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। N क्या है, तो एक चीज आप समझिएगा, अगर कंडक्टर है तो उसके पास पहले से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, पहले से ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो टेम्परेचर चेंज करने से कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस पे पड़ेगा, टाइम पे। अब अगली बात इस फार्मूले पे आ जाइए, रेजिस्टेंस क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब आर फाइनल बड़ा होना। अगर आर फाइनल बड़ा है और आर इनिशियल छोटा है तो इधर कैसा साइन आएगा, तो इधर भी कैसा होना चाहिए। तो इसके पॉजिटिव होने के लिए अल्फा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अल्फा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये बातें ऐसी है जो आपसे पूछी जा सकती है, किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर का अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव। यहां से एक लॉजिक लगाइएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ये हमेशा। अगर अल्फा निगेटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगा, ये अगले में देख लेंगे। नहीं समझ आई बात। अगर अल्फा कैसा है, पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। और रेजिस्टेंस से जस्ट जुड़ा हुआ क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, कर लीजिए। ठीक है। अच्छा एक बात और समझिएगा, इसका ग्राफ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ग्राफ का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है। अगर आप इसको देखोगे पिछली स्लाइड को तो यहां पे एक चीज नजर आ रही है, अगर रेजिस्टेंस का ग्राफ टेम्परेचर के साथ पूछता है तो ये लाइन किसका, मतलब ये किसका ग्राफ है, सब तरफ पावर कितना है, 1 1 1 है। तो अगर 1 1 दिखती है तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो एक चीज आप समझिएगा, यहां से स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, यहां से शुरू होगा ग्राफ और ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर रहेगा ना। कंडक्टर का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। और ये फार्मूले से दिख रहा है ना, अरे यार स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। तो सारे वेरिएबल की पावर कितना है, तो R वर्सेस टेम्परेचर ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आप देखिए ना पिछली स्लाइड में R और टेम्परेचर कैसा है, पावर कितनी है दोनों वेरिएबल की, 1 है ना। तो कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये किसका ग्राफ है, कंडक्टर का, टेम्परेचर के साथ किस हिसाब से चेंज। और मैं कई दफा इस बात को बता चुका हूं क्लास में कि अगर आपका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, मान लेते हैं ऐसा ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या होगा, dx बाई dt होगा। जो y एक्सिस पे है वो डिवाइड बाई x एक्सिस पे, ये क्या दे देता है हमें, स्लोप दे देता है। तो ऐसे ही इसका स्लोप क्या होगा, थोड़ा सा बताइएगा, ये वाला स्लोप क्या होगा, इसके बीच में ग्राफ है R वर्सेस टेम्परेचर, तो ये कितने के बराबर है, डेल R बाई डेल्टा। क्लियर रहेगा ना। और आपको कैसा दिख रहा है डेल R बाई डेल्टा टी, कैसा, कांस्टेंट है कि नहीं है। अच्छा एक चीज और बोलते हैं, स्लोप को क्या बोलते हो आप, टेन थीटा। आप ये बताइए किसी भी पॉइंट पे टेन थीटा चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे कैसा रहेगा, एंगल सेम रहेगा। तो टेन थीटा चेंज नहीं होगा तो स्लोप भी चेंज नहीं होगा। तो ये कंडक्टर की खासियत है। अभी एक जगह इसकी मदद लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्लियर रहेगा ना।
यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखेंगे दूसरा, सेमीकंडक्टर। क्या देखेंगे? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कैसा होगा? अच्छा, फिर वही फार्मूला लिख लीजिए कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? Ne² डिवाइड बाई m इंटू टी। अब देखो, ये दो टर्म चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सेम रहता है। बचे कितने टर्म? दो टर्म। अब मान लेते हैं मिसाल के तौर पे आप टेम्परेचर इंक्रीज करिए। ये वाली लाइन देखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब ऊपर की तरफ। टेम्परेचर आपने क्या किया? इंक्रीज किया। अब दो चीजों पे इफेक्ट पड़ सकता है, एक कौन है? टाइम, और दूसरा कौन है? नंबर डेंसिटी। तो अब ये सेमीकंडक्टर है ना, तो ये जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी टकराएगा। अगर जल्दी जल्दी टकराएगा तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा? कम, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन एक चीज इसमें और है, नंबर डेंसिटी। क्या है ये? क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? इसका एटम जो है इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखेगा, और अगर कंडक्टर होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से, इसका न्यूक्लियस उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ता। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लगभग कैसा होता है? फ्री। और इसमें थोड़ा सा कैसा होता है? बाउंडेड। और जिसमें बहुत ज्यादा बाउंडेड होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो बात हम किसकी कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर की। तो ये बीच वाला पार्ट है ना, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, बढ़ाने पे ये नंबर जो बधे हुए इलेक्ट्रॉन है ना, वो कैसे हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाइम क्या हुआ है? कम, लेकिन नंबर क्या हुआ है? बढ़ा है। तो नंबर इतना ज्यादा बढ़ेगा कि इस वाले चेंज की वैल्यू कोई कंसीडरेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? अब एक बात बताइए, ये फार्मूला था रेजिस्टेंस का, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू क्या था? आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। अब एक बात बताइएगा मुझे थोड़ा सा यहां पे, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट रहा है तो रेजिस्टेंस ये आर फाइनल क्या हो जाएगा? कम। आर इनिशियल क्या होगा? ज्यादा। रेजिस्टेंस घट रहा है ना, तो ये कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इधर कैसा आ जाएगा? माइनस। तो इधर भी क्या होना चाहिए? तो टेम्परेचर बढ़ाया हो तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव ही रहना है। तो माइनस किसकी वजह से आ सकता है? बचा कौन? अल्फा। तो अल्फा कैसा होता है सेमीकंडक्टर का? नेगेटिव होता है। अल्फा कैसा होता है सेमीकंडक्टर का? नेगेटिव होता है। समझ आ रही ना बात? तो एक बात बताइए, अब देखो अल्फा से आप याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? अल्फा से। पिछले वाले में अल्फा कैसा था? पॉजिटिव ना। तो पॉजिटिव था तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। इस बार अल्फा कैसा है? नेगेटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा ना। और अगर रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो जैसा रेजिस्टेंस का नेचर है वैसा रेजिस्टिविटी का, और रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। सारी चीजें पता चल जाएगी आपको। क्लियर रहेगा ना? तो ये किसके लिए हो गया? सेमीकंडक्टर के लिए। और एक बात बताऊं थोड़ा सा यहां पे जोड़ करके, इसका सेमीकंडक्टर के साथ साथ यही बिहेवियर होता है किसका? इलेक्ट्रोलाइट का भी होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कर लीजिए इसको। टेम्परेचर इस ग्राफ का ऊपर शुरू होने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, तो भी कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। समझ आ रही ना बात? इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप सोचो थोड़ा सा, एक मिनट, अगर टेम्परेचर में जीरो करता और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता? जीरो हो जाता, तो टेम्परेचर जीरो करना पॉसिबल है। आइस का टेम्परेचर कितना होता है? तो आपको पता है चीजें सुपर कंडक्टर हो जाती। क्या हो जाती?
सुपर कंडक्टर मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं, और सुपर कंडक्टर है एक दो जो अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन जनरली नहीं होता है। ठीक है, हो गया मालिक? नहीं हुआ? अच्छा, इसका ग्राफ बना लीजिए। अच्छा, इसका ग्राफ टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस क्या हो रहा है टेम्परेचर के साथ? तो ये ऐसे ग्राफ है। ठीक है, क्लियर रहेगा ना? नहीं, थोड़ा सा कर्व होगा। ठीक है, स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है? समझ आ रही ना बात? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस। अच्छा, एक बात और नोटिस करिएगा, रेजिस्टेंस का जो ग्राफ है वही ग्राफ रेजिस्टिविटी के लिए भी है, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, चलो यहां तक हो जाने के बाद अब हेडिंग डालिए एलॉय। एलॉय एलॉय क्या होता है? इसका अल्फा की वैल्यू 0 होगी। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और सारी की सारी चीजें, टेम्परेचर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? रेजिस्टर वर्सेस टेम्परेचर, इसका ग्राफ ऑलमोस्ट सीधा होगा ऐसे। ठीक है, समझ आ रही ना बात? ये टेम्परेचर पे, टेम्परेचर से कोई इफेक्ट इसके रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, एलॉय जनरली हम ही बनाते हैं, है कि नहीं? मिक्सचर होता है। ठीक, एक बात आप समझिएगा, अब एक लॉजिक लगाइए। कंडक्टर का अल्फा कैसा होता है? कंडक्टर का पॉजिटिव। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। और कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज ना। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेमीकंडक्टर, उसका अल्फा कैसा होता है? नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज, अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज। एलॉय की बात की तो अल्फा क्या होता है? 0। टेम्परेचर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। सारी चीजें क्लियर है? सारी चीजें रिपीट हो गई एक बार। अब आगे चलते हैं, हेडिंग डालिएगा इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर, इसको डाई इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डाई इलेक्ट्रिक। इंसुलेटर की क्या खासियत होती है? इंसुलेटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरी हाई होता है। कैसा होता है? वेरी हाई होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इसका। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा बहुत टेम्परेचर अगर चेंज करते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर में चेंज वेरी हाई है, कैसा है? वेरी हाई। अगर टेम्परेचर में चेंज वेरी हाई है तो एकदम बिहेव करने लगेगा एज ए सेमीकंडक्टर। कैसा बिहेव करेगा? एज ए सेमीकंडक्टर। और मैं सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको पढ़ा चुका हूं। कैसा बिहेव करने लगेगा? एज ए सेमीकंडक्टर। समझ आई बात? ये कब है? जब
टेम्परेचर क्या हो, बहुत हाई हो। अगर टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस इसका ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही ना बात? अब एक लास्ट आखिरी क्या बच रहा है, सुपर कंडक्टर। क्या बच रहा है, सुपर कंडक्टर। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ना डाउटफुल होते हैं। कैसे होते हैं, डाउटफुल होते हैं इंसुलेटर की प्रॉपर्टी पे। तो ये बात याद रखना, एट वेरी हाई टेम्परेचर तब ये कैसा बिहेव करेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है वेरी हाई टेम्परेचर, तो नॉर्मली टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आ रही ना बात? तो थोड़ा बहुत चेंज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है। क्या है, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर सेमीकंडक्टर है ना, ये बात क्लियर है ना, तीनों मैं बता चुका हूं। अगर आपके पास कंडक्टर है तो उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर आपके पास सेमीकंडक्टर है तो थोड़ा क्या होगा, बाउंडेड होगा। और अगर आपके पास इंसुलेटर है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बाउंडेड होगा। तो एक चीज आप समझिए, सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जल्दी से कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा किसमें, कंडक्टर में। लेकिन इंसुलेटर का थोड़ा बहुत से कोई फर्क, क्योंकि उसके हाईली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहे, उस पर ज्यादा टेम्परेचर ही इफेक्ट डाल सकता है, और ज्यादा टेम्परेचर पे वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए सेमीकंडक्टर। और एक कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के लिए, सुपर कंडक्टर पढ़ाने से पहले, अच्छा पहले सुपर कंडक्टर पढ़ लेते हैं। सुपर कंडक्टर देख लीजिए, सुपर कंडक्टर, इसकी दो बातें खाली याद रखनी है। सुपर कंडक्टर मतलब जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। भाई इंसुलेटर मतलब क्या, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। तो सुपर कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस लगभग क्या, जीरो। तो हमारे पास जो मरकरी है, क्या चीज है, मरकरी। मरकरी जो है वो सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव कर सकती है। कौन, मरकरी। और जानते हैं कितने टेम्परेचर पे ये बिहेव करती है, इसके आगे कैसा बिहेव करेगी, कंडक्टर के जैसा कैसा बिहेव करेगी मरकरी, कंडक्टर के जैसा। ये टेम्परेचर लगभग 4.2 केल्विन होता है। ध्यान से सुनना, मरकरी 4.2 केल्विन से कम पे, इसमें रेजिस्टेंस क्या है लगभग, बताइए। 4.2 केल्विन से कम पे रेजिस्टेंस क्या है, जीरो। और उसके आगे कैसा बिहेव कर रही है, कंडक्टर। तो जनरली चीजें कैसी होती है, कंडक्टर। आपको आसान काम लग रहा है 4.2 केल्विन मेंटेन करना। 4.2 केल्विन मतलब आप समझ रहे हो, अभी इसमें डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए आप कितने से कितना ऐड करते हो, 273। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होता है। ये 4 केल्विन है, माइनस में है टेम्परेचर। समझ आ रही ना बात? और बहुत ज्यादा माइनस में है, 200 से ज्यादा माइनस में है। ये इतना आसान काम नहीं है। तो मरकरी इतने टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करेगी, एज ए सुपर कंडक्टर। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर। और इसके आगे टेम्परेचर जब होगा तो क्या कहलाएगा, कंडक्टर का बिहेवियर होगा। तो एक चीज पता चलती है, इस टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोला जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर पूछता है तो वो कितना होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 4.2 केल्विन अप्रॉक्स। समझ आ रही ना बात, जिसपे वो कैसा बिहेव करने लगता है। अगर उधर से आ रहे हो कम करते करते 4.2 पे कैसा बिहेव करने लगता है, सुपर कंडक्टर जैसा। समझ गए ना, क्लियर रहेगा ना। और क्रिटिकल मतलब अक्सर समझिए चेंज। जैसे आप कहते हो ना कि उनकी तबीयत बड़ी क्रिटिकल है, तो मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो इधर या तो, समझ आ रही ना बात। तो इधर क्या है, सुपर कंडक्टर, उधर क्या है, कंडक्टर भी है। ठीक, चलिए बताइएगा। देखिए, ओम्स लॉ से जोड़ करके ये क्वेश्चन है, किससे है, ओम्स लॉ से जोड़ करके। मान लेते हैं आपके पास वी आई ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, वी आई ग्राफ।
और वी आई ग्राफ एक ये है लाइन और एक ये लाइन है। अच्छा, अगर ऐसा ग्राफ है वी आई, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब किसका ग्राफ है ये, थोड़ा सा बताइएगा। कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर, किसका है? किसका है? कंडक्टर का, क्योंकि ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? कंडक्टर्स के लिए। तो ये दोनों ग्राफ किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। मान लेते हैं इसका नाम 1 है और इसका नाम क्या है? 2 है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये वाला एंगल बड़ा है, रेड वाला। तो एक बात मुझे पता है, आपसे ये पूछ सकता है कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में किसका टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे ऑप्शन दे दें, T1 बड़ा है T2 से, T1 छोटा है T2 से, T1 बराबर है किसके? T2 के। इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको एक चीज आप समझिए, ध्यान से सुनना, अगर ये ओम्स लॉ का ग्राफ है तो ओम्स लॉ का जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? कंडक्टर के लिए। तो ये दोनों ग्राफ किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। और मैंने आपको कल बताया था, अगर ग्राफ वी आई है, कौन सा है? वी आई, तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? आर होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसका स्लोप क्या होता है? रेजिस्टेंस। याद है ना, इसका स्लोप क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो ये क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस R1, और ये क्या कहलाएगा? R2। तो इसका स्लोप R1 है और इसका स्लोप R2। तो कौन सा स्लोप ज्यादा है? कौन सा स्लोप ज्यादा है? ऊपर वाला ना। मैंने आपको अक्सर बताया, अगर स्लोप ज्यादा या कम चेक करना है तो आप बैठ करके देखिए, जिसपे तेजी से फिसलेंगे उसका स्लोप क्या होगा? ज्यादा। तो कौन ज्यादा है? तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। मतलब R2 क्या है? ज्यादा है किससे? R2 बड़ा है किससे? R1 से। और एक बात पता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। तो इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। ये पूछ सकता है आपसे। समझ आ रही ना बात? अब इसका उल्टा देखिए, ध्यान से सुनना। एक ग्राफ और पढ़ाया है और उस ग्राफ का नाम क्या है? IV ग्राफ। कौन सा है? IV ग्राफ। अगर ऐसे है IV ग्राफ, एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, ठीक है। इसका एंगल छोटा है, मान लेते हैं 30, और इसका एंगल कितना है? 60। हालांकि एंगल की जरूरत नहीं पड़नी है। और ये 1 है और ये कौन है? 2 है ना। अब आपसे पूछे, ये दो ग्राफ हैं ना, किसके हैं? कंडक्टर के। इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है? तो सबसे पहले, अगर IV ग्राफ होता है तो स्लोप उल्टा हो जाता है। स्लोप कितना हो जाता है? 1/r हो जाता है ना। और ये कितना हो जाएगा? 1/r। अच्छा ये बताओ, इस वाले में स्लोप ही क्या था? रेजिस्टेंस था। इसमें स्लोप क्या है? 1/r। तो इसका स्लोप ज्यादा है ना। इसको R2 लिख लो और इसको क्या लिख लो? R1। इसका स्लोप ज्यादा। अच्छा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका R2 क्या होगा? ए बाप रे बाप, उल्टा है ना। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो मतलब R2 क्या है? कम है किससे? और कंडक्टर की खासियत क्या होती है? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो इसमें कौन ज्यादा है? T1। और इसमें कम कौन है? T2। तो देखिए उल्टा हो गया कि नहीं? समझ आ रही ना? ये दोनों ग्राफ करिए। यहां तक हो जाने के बाद अगली चीज सुनिएगा, एक क्वेश्चन और जो इस पे ग्राफ पे पूछा जा सकता है। ये दोनों क्लियर है ना? बस वो क्या कर सकता है आपके साथ गेम, जिसको मैंने 1 बोला उसको क्या कर सकता है? 2, और जिसको 2 बोला है उसको क्या कर सकता है? 1। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, रट नहीं सकते आप। एक मिनट रुक जाओ मालिक, ये वाला बताओ। The VI graph for a conductor at temperature T1 and T2 are as shown in the figure. The term T2 minus T1 is proportional to। इस क्वेश्चन को आपको रट के जाना है, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैथमेटिकल टेक्नोमेट्री भी दिखेगी और सोल्यूशन में टाइम भी लगेगा, और एक ही आंसर आएगा, चाहे VI ग्राफ हो चाहे IV ग्राफ हो। आंसर क्या आना है? सेम आना है। तो आंसर अगर सेम आना है तो T2 माइनस T1, T2 माइनस
T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे VI ग्राफ हो चाहे IV ग्राफ हो, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? cot 2 थीटा के। ए वाला हमेशा सही रहे। समझ आ रही ना बात? इसको रट मारिएगा, अदरवाइज मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? cot 2 थीटा। ये आपको याद रहना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर पूछ देता है घुस के ग्राफ के अंदर, क्लियर रहेगा ना? चलिए, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं, फिर उसके बाद सुपर कंडक्टर पढ़ा दिया। तो अब उस क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें मैं आपको समझाता हूं, कैसे न्यूमेरिकल उसके करने हैं, किस तरह से सारी चीजें। ठीक, ठीक रहेगा ना? अच्छा, ये बात आपको समझने में कोई दिक्कत है? आपको मैंने पिछला क्वेश्चन जब कराया तो आप जब VI ग्राफ होता है तो ऊपर वाली लाइन का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। और जब IV ग्राफ होता है, समझ आ रही ना बात? तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस, आप आइडिया लगा सकते हो ना, टेम्परेचर डिफरेंस जैसे T2 माइनस T1 है तो VI ग्राफ है ना, तो VI ग्राफ में कौन सा ज्यादा टेम्परेचर होता है? T2। और T1 क्या होता है? कम होता है। तो ये आंसर कैसा आएगा? प्लस ही आएगा। कैसा आएगा? प्लस आएगा। क्लियर रहेगा ना? और अगर उल्टा पूछता है तो क्या लगा लेते? ठीक है, तो हो जाएगा ना? तो वो तो इतना आइडिया मैंने दे दिया आपको, ठीक, पिछले दोनों क्वेश्चन से। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा और इस क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें आप समझने की कोशिश करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, इसमें जुगाड़ हम पढ़ाएंगे और पूरी बात हमारी सुनिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 ओम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है? 20 ओम। और कह रहा है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है? 60 ओम। तो कह रहा है आप वो टेम्परेचर बताइए जिस पे रेजिस्टेंस 25 ओम होगा ना। तो आपके पास ले दे के यही फार्मूला है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये लिख सकते हो। अब इसकी मीनिंग आप समझिएगा। अगर आपने ग्राफ बनाया था ना, उस ग्राफ का और थोड़ा सा फील करिएगा। ये रेजिस्टेंस है और ये क्या चीज है? आपका टेम्परेचर है। अगर आपने कंडक्टर के लिए ये वाली चीज ड्रॉ की थी तो ये ऐसे था ग्राफ ना, इस तरह से था, स्ट्रेट लाइन। तो अब आप यहां पे एक चीज फील करिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब टेम्परेचर कितना होता है? 0 होता है, तब भी इसके अंदर क्या रहता है? रेजिस्टेंस रहता है। तो ये वाला जो आपका टेम्परेचर होता है, ये बेस टेम्परेचर होता है। क्या होता है? बेस टेम्परेचर। क्या होता है? बेस टेम्परेचर। समझ आ रहे? और बेस टेम्परेचर जनरली हम कितना लेंगे? 0। कितना लेंगे? 0। तो जब टेम्परेचर 0 होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ना। नहीं समझ आ रहा? यही तो बताया ना, जब टेम्परेचर 0 होगा तब भी कंडक्टर के पास क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है आर आई, ये किस टेम्परेचर पे है? बेस टेम्परेचर। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है आर फाइनल, वो किस टेम्परेचर पे है? फाइनल टेम्परेचर। किस पे है? फाइनल टेम्परेचर। क्लियर है ना? तो अगर आप इस इक्वेशन से जाएंगे और सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। समझ आ रही ना बात? सॉल्व करने में लगभग कुछ नहीं तो 2-3 मिनट लगेगा आराम से। समझ आ? और अगर सही सही आ गया तो किस्मत है, वो भी कैलकुलेशन पे भी डिपेंड करेगा, आपको कैलकुलेशन कितनी अच्छी आती है। क्योंकि 3 इक्वेशन सॉल्व करना है। कितनी इक्वेशन सॉल्व करना है? 3, तब जा करके इसका आंसर आएगा। तो इसका कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं। क्या चीज ढूंढते हैं? जुगाड़। एक चीज आप समझिएगा, ध्यान से सुनना। ये अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये वाले को क्या मान लो? डेल्टा आर। क्या मान सकते हो आप? या ऐसे लिख लो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ध्यान से सुनना, अभी देखिए कितने आसानी से आंसर आ जाएगा। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और इसको इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा?
आर आई, और यहां पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहां तक हो गया। अब आप देखिए, अगर मैं ये मान के चलूं, ये जो क्वेश्चन पूछा है टेम्परेचर चेंज करने पे अल्फा की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा, अगर आता तो इस क्वेश्चन में मेंशन होता। समझ आ रही ना बात? ये अल्फा कैसा मान लेता हूं मैं, कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो एक बात बताइए, इसमें कितनी सिचुएशन दी हुई है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बढ़िया से समझिएगा। यहां पे टेम्परेचर जब 20 डिग्री है, कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेजिस्टेंस कितना है, ये टेम्परेचर है और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। खाली समझाने में मुझे टाइम लगेगा, आंसर लाने में कुछ सेकंड लगेंगे। समझ आ रही ना? यहां पे टेम्परेचर कितना है, 20 ओम, लिख लिया। और फिर उसके बाद टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम। और जब टेम्परेचर कितना है, T, तो आपसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस कितना है, 25 ओम। तो उस वक्त टेम्परेचर पूछा है। समझ आ रही ना बात? यही पूछा है, यही T पता करना है आपको। समझ आया? तो कितनी सिचुएशंस हैं, 3। तो 3 बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। समझ आ रही ना बात? अब 3 सिचुएशन में एक लॉजिक आप लगाओ। अगर मान लेते हैं अल्फा चेंज नहीं हो रहा है, अल्फा चेंज नहीं हो रहा, तो एक चीज आप समझिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बढ़िया से समझना। पहले टेम्परेचर कितना है, 20, तो रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। फिर उसके बाद कितना, ये सेकंड वाली सिचुएशन पे आ जाइए, रेजिस्टेंस कितना है, तो टेम्परेचर इसके बीच में होगा ना। अरे भाई, ये रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम, तो टेम्परेचर कितना है, 500 ना, तो ये कहीं बीच में होगा। जब रेजिस्टेंस कितना होगा, 25, तो टेम्परेचर की वैल्यू किसके बीच में होगी, 20 और 500 के बीच में होगी, 20 और 500 के बीच में होगी। तो 3 सिचुएशन बनती है, तीन टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है। तो पहले 2 से एक बार इक्वेशन देखना ध्यान से, आर इनिशियल, बढ़िया से समझना, लॉजिक समझो। और फिर उसके बाद मैं आपको, फिर मैं कह रहा हूं खाली 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, बाकी चीजें मैं हो जाएगी आराम से। पहले इन 2 सिचुएशन पे आप लिखोगे, ध्यान से देखना। ये इनिशियल क्या है, टेम्परेचर, और ये क्या है, फाइनल टेम्परेचर। और ये क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, और ये क्या है, यहां पे रख सकते हो। समझ आए? और यहां पे क्या होगा, आर आई, आर आई कितना होगा, 20 होगा। फिर उसके बाद इन 2 के बाद इन 2 में इक्वेशन लगाना ना। समझ आ रहा है? तो इस बार इनिशियल कितना है, 20, और फाइनल कितना है, 500। टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। और रेजिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 20 और 60। और आर आई तो फिर 20 है ना, तो आर आई क्या हो जाएगा, इन दोनों पेयर को लीजिए, ये वाला इनिशियल टेम्परेचर, ये इनिशियल रेजिस्टेंस, ये क्या फाइनल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस, यहां पे रख दो वैल्यू, और फाइनल टेम्परेचर, फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल रेजिस्टेंस रख दिया। आर आई कितने के बराबर है, 20 के बराबर रख दिया। एक बार अल्फा लिख उठा। फिर उसके बाद अब इन दोनों से लिखिए, इन दोनों से, ये इनिशियल और ये क्या है, समझ आए? तो ये इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस, यहां पे रखोगे वैल्यू, और ये क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल रेजिस्टेंस, यहां पे रखोगे, और आर आई की वैल्यू फिर कितना होगी, 20, टेम्परेचर आ जाएगा। देखो, 1 मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पे एक काम करते हैं, पहले इन दोनों के पेयर से देखिएगा, आर आई कितना है, ये वाला इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, जगह कम पड़ रही है यार, कहां पे लिखूं, चलो यहां पे लिखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों से लिखिएगा, इन दोनों से। आर आई कितना है, 20, आर आई कितना है, 20। आर फाइनल कितना है, 25 ना, डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस,
टी आई कितना है 20 और टी फाइनल कितना है टी, और बचा क्या आर आई कितना है 20 इक्वल टू, अब इन दोनों को लीजिए, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो सबसे पहले आप किसको निपटा आर आई आर फाइनल, तो ये आर आई और ये आर फाइनल, तो कितना हो जाएगा बताइए 60 माइनस 20 डिवाइड बाई, अब कितना लिखोगे बताइए टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 400, अरे 500 माइनस 20 कर दो, 500 माइनस 20, और इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, वो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना होगा 20, ये 20 क्या हो जाएगा कैंसिल, टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ आ रही ना। अब कुछ नहीं करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना था, आप यहां से देखिए, एक मिनट बढ़िया से समझना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, किसके किसके बीच में ग्राफ है डेल्टा आर बाई, अच्छा आपने ही कहा था, मैंने लिखाया भी था, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या रहता है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है ना, वो चेंज नहीं होता। तो अगली स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है कांस्टेंट। अब यहां पे आप टेम्परेचर लिखिएगा, ध्यान से सुनना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, कितना है 20 ओम, ये आपका टेम्परेचर और ये आपका रेजिस्टेंस, और कितना है 500 पे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना रेजिस्टेंस है 60 ओम, और 25 ओम कब होगा ये पूछा है आपसे टेम्परेचर ना। अब आप ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, पहले इसका निकाल लो, रेजिस्टेंस का डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा, थोड़ा आसान पड़ेगा, 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा बताइए कितना आ जाएगा 480 बराबर। अब इस वाले इस दोनों को निपटा दिए, अब इन दोनों का करिए, रेजिस्टेंस का डिफरेंस कितना आएगा 5, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आएगा T माइनस 20, आप सॉल्व करिए वही आंसर आएगा 80 आएगा, टेम्परेचर कितना आएगा, और पिछले वाले से भी 80 आता, नहीं समझ आया, क्लियर रहेगा ना भैया, क्लियर है कि नहीं, ये चीज हो जाएगा एकदम आसानी से, रुक जाइए, छापने तभी दूंगा, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन मान लेते हैं रेजिस्टेंस जो है वो 25 ओम है, जब टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और जब टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब आपका रेजिस्टेंस आता है, मान लेते हैं 75 ओम, ठीक है। तो आप ये बताइए 50 ओम पे टेम्परेचर कितना होगा, एक मिनट आप हमारे साथ लिखिएगा इस क्वेश्चन को, देखना ध्यान से सुनना, पहले आप क्या करोगे इस वाले को सेट कर लो ना, आपको पता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या रहना है, कैसा रहना है कांस्टेंट। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का डिफरेंस निकालिए, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है टेम्परेचर, रेजिस्टेंस का डिफरेंस कितना आएगा 75 माइनस 25 कितना आएगा 50 डिवाइड बाई टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आएगा 475, ये दोनों निपटा दिए। अब इसके बाद इस वाले को लीजिए ना, इसमें बताइए रेजिस्टेंसेस का डिफरेंस कितने का है 50 माइनस 25 कितने का आएगा 25 डिवाइड बाई टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आएगा T माइनस 25, टी की वैल्यू आ जाएगी, कर ले जाओगे ना। तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन लॉजिकली आप आराम से आंसर ला सकते हो बगैर इक्वेशन सॉल्व किए, ठीक है। तो मैंने दोनों से बता दिया, ग्राफ से भी ला सकते हो और अल्फा से भी ला सकते हो, जैसे चाहो वैसे। अब छाप लीजिए आप, है हो जाए सबको, लिख चुके हैं ना, जल्दी करो यार।
लिख चुके ना? देखिए नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ये वाला भी क्वेश्चन कर लीजिए, ये वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तो कट जाएगा, आंसर ले आओगे ना? है? अरे ये 25 से कट जाएगा यार, दो, इसको इधर ले जाओगे 2t माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 475। इसको इधर लेके चले आओ, 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 475 प्लस 50 कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 525 डिवाइड बाई कितना आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो ये दो रेजिस्टेंस है जिनका रेजिस्टेंस R1 और क्या है R2 है, ठीक है, R1 और R2 है, और इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो α1 और α2 है, ठीक है। तो आप, अच्छा ये दोनों रेजिस्टर किस में हैं, सीरीज में, तो इसका R इक्विवेलेंट आप निकालना जानते हो ना, लेकिन अल्फा का अल्फा इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा अगर इस तरह से दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हो और जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना हो α1 एंड α2 हो। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, सीधा मैं फार्मूला बता रहा हूं, अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा R1 α1 प्लस R2 α2 डिवाइड बाई क्या होगा R1 प्लस R2, ये होगा फार्मूला अगर किसमें है सीरीज में, किसमें है सीरीज में है रजिस्टर, ठीक है, समझ आ रहे हैं? उसका अल्फा इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये होगा, ठीक है, अगर किसमें है सीरीज में। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा ये बताओ ये अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या क्या आ सकती है बताइए, पॉजिटिव आ सकती है कि नहीं आ सकती, आ सकती है पॉजिटिव ना, सारे डाटा पुट करो, अगर α1 मान लेते हैं नेगेटिव भी है, α1 कैसा है और α2 कैसा है पॉजिटिव, बस क्या होना चाहिए, अगर ये वाला टर्म बड़ा है और ये वाला टर्म क्या है छोटा है, तो ये वाला प्लस के साथ है और ये वाला कैसा है माइनस, तब भी आंसर कैसा आएगा प्लस। तो एक अल्फा नेगेटिव भी होगा तब भी प्लस मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर अल्फा इक्विवेलेंट कैसा आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है, तो ये शर्त पूरी हो जाती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी, समझ आ रही ना। और अगर किसी तरह से α1 α2 सबकी वैल्यू रखा और अल्फा इक्विवेलेंट कैसा आ गया नेगेटिव आ गया, कैसा आ गया नेगेटिव आ गया, सॉल्व करने के बाद अगर अल्फा इक्विवेलेंट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी ना, दो बातें हो गई। और खुदा ना खास्ता अगर सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू अल्फा इक्विवेलेंट की क्या आ गई जीरो आ गई, अल्फा इक्विवेलेंट की क्या आ गई जीरो आ गई, अगर जीरो आ गई तब, अगर जीरो आ जाएगी ना किसी तरह से, हो सकता है ये R1 α1 बराबर हो किसके, और एक प्लस हो दूसरा कैसा हो माइनस हो, तो इक्वल टू क्या आ सकता है जीरो आ सकता है। तो अगर जीरो आ गया तो एक बात बताइए, यहां पे जीरो पुट करोगे तो ये इधर आएगा तो जीरो ही रहेगा, तो α1 R1 बराबर प्लस α2
R2 बराबर होगा किसके, 0 के। तो इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 R1 बराबर होगा माइनस अल्फा 2 R2 के। अगर R1 डिवाइड बाई R2 निकालना चाहते हो तो R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा 2 डिवाइड बाई अल्फा 1। अगर ये रेशियो पूछता है तो पूछ सकता है। समझ आ रही ना बात। दो रजिस्टर किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। दो रजिस्टर किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, जिनका थर्मल कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा 1 और अल्फा 2 है। अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 है, इनका जो अल्फा इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है, 0 आता है। तो आप रेजिस्टेंसेस का रेशियो बताइए। तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फा 2 डिवाइड बाई अल्फा 1। समझ आ रही ना बात, कर लीजिए इसको। अरे ये 2 ही है। लिख चुके ना। तो अगर दो रजिस्टर किसमें कनेक्टेड हो, पैरेलल में। नेक्स्ट, दो रजिस्टर किसमें कनेक्टेड हो, पैरेलल में, R1 R2, इनका थर्मल कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। और आपसे क्या पूछता है, एक मिनट, आपसे क्या पूछता है, अल्फा इक्विवेलेंट अगर पूछता है तो अल्फा इक्विवेलेंट इस केस में कैसे निकालेंगे, अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में R1 अल्फा 1 था ना। इस बार क्या होगा, अल्फा 1 डिवाइड बाई R1 प्लस अल्फा 2 डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2। ये होगा फार्मूला। समझ आ रही ना बात। ये किसके लिए है, जब किसमें हो, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल की सिचुएशन में ये होगा। और इसकी क्या कहते हैं, तीन इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है। अगर अल्फा पॉजिटिव आ जाता है तो वही बात रहेगी। एक मिनट, अगर किसी तरह से अल्फा इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर नेगेटिव आ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये दोनों मैं नहीं लिख रहा, मेन क्या है, अगर थर्ड वाला, फर्स्ट और सेकंड आप लिख लीजिएगा ना। अगर किसी तरह से अल्फा इक्विवेलेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो ये वाला टर्म इधर जाएगा और क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। क्या, अल्फा 1 डिवाइड बाई R1 प्लस अल्फा 2 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको उधर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 2 डिवाइड बाई R2 ना। अब आपसे अगर रेजिस्टेंसेस का रेशियो पूछता है तो इसको इधर लेके चले जाओ और इसको इधर लेके चले, तो R1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 1 डिवाइड बाई अल्फा 2। मतलब जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो सीरीज में आया था उसी का जस्ट क्या है, उल्टा है, किसमें, पैरेलल में। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। तो आज की क्लास इतना ही। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पढ़ाना था लेकिन टेस्ट है, कल मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा। और पहले बता दे रहा हूं तो गायब मत होना, ठीक है। कल आधी घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। आज मतलब KCL KVL पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, KCL KVL। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का।
तो आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।